हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अमन मिश्रा त्रिपाठी सर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ईंटें मन की अस्थियां का पार्ट 2। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब हुई, उसका कालक्रम क्या था और उसको खोजा किसने, मोहनजोदड़ो की खोज किसने हुई। अब हम इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कि जो हड़प्पा वासी थे उनका गुजारा कैसे चलता था, वो जो अपनी जीविका के जो साधन थे उनमें कौन कौन से साधन थे जिसके द्वारा वो अपना निर्वाह करते थे। ठीक है, तो पहला है कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। अनाज रखने के लिए भंडार गृह थे, माल गोदाम था यहाँ पे एक, जो हमें मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। यहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती थी जिससे यहाँ के लोग कपड़ा बना सकें और उससे व्यापार कर सकें। ठीक है, फिर आता है पशुपालन। यहाँ के लोग तरह तरह के पशुओं को पालते थे, जैसे भेड़ हो गया, गाय हो गई, सुअर हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, गधा हो गया, ऊंट हो गया। तो ये इन सबको पालते थे और उसके माध्यम से भी क्या करते थे, अपना गुजारा चलाते थे। फिर आता है व्यापार तथा वाणिज्य। अब यहाँ पे व्यापार भी होता था एक देश से दूसरे देश में, जैसे मैसोपोटामिया से होता था, ओमान से होता था। और ये प्रणाली अपनाते थे। कौन सी प्रणाली थी वो व्यापार करने की? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। अब देखिए, मान लीजिए मुझे 10 किलो चावल की ज़रूरत है और मेरे पास 10 किलो गेहूं है। मैं क्या करूंगा, 10 किलो गेहूं के बदले 10 किलो चावल ले लूंगा। हो सकता है इनकी इकाइयाँ थोड़ी भिन्न हो सकती हैं कि 10 किलो चावल के बदले 6 किलो गेहूँ मिले या 6 किलो गेहूँ के बदले 5 किलो चावल मिले। तो इनकी इकाइयाँ भिन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो कि हड़प्पावासी खेती कैसे करते थे या उसके बारे में हमें एविडेंस वगैरह मिले हैं। तो हमें कृषि व्यवस्था की जानकारी के कुछ स्पष्ट यानी क्लियर सोर्स नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और अनुमान लगाकर हम देखते हैं, जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा बैल नुमा आकृति है या बैल जैसे ही चित्र है। ये किस पर मिला हो? मोहरों पर या जो स्टैंप वगैरह है उस पर ये इसके ज़्यादातर चित्र हैं। तो इससे हमें पता लगता है, हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो हड़प्पा वासी हैं वो बैलों के बारे में जानते होंगे और हो सकता है वो इन बैलों का उपयोग खेत जोतने के लिए करते हों। चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, चोलिस्तान और बनावली, ये एक नंबर का सवाल आता है कि बनावली कहाँ पर है। तो बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तो चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप यानी उसके छोटे जो प्रतिरूप, या हम ये कह सकते हैं खिलौने टाइप, वो स्ट्रक्चर कहाँ मिला है? बनावली में। कालीबंगन, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, ये भी आता है पेपर में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब आता है एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगई। क्या जगह है? सोरतुगई। यहाँ पे नहरों के अवशेष मिले हुए हैं। अब हम ये नहरों के अवशेष मिले हैं, इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है कि हाँ इसी से यही चीज़ होती थी। हम बस अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इन नहरों का उपयोग वो क्या किस लिए करते हों? सिंचाई के लिए करते हों। जबकि पंजाब और सिंध वगैरह के क्षेत्र में नहरों के अवशेष नहीं मिले। हो सकता है वहाँ जो नहरें रही हों वो मिट्टी की गाद वगैरह से भर दी गई हों, या हो सकता है वहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था हो वो कुओं और तालाबों के माध्यम से की जाती हो। ठीक है, फिर आता है धौलावीरा। अब ये धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, ये सब कहाँ है? ये है गुजरात में। गुजरात में संभवतः जो सिंचाई वगैरह करने के लिए जो जिस सोर्स का यूज करते थे वो था, क्या था? जलाशय या तालाब। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जो धौलावीरा है यहाँ पर जो सिंचाई के लिए जिस चीज़ का यूज करते हो वो क्या था? तालाब। तो इनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो खेती वगैरह होती थी उसके माध्यम से वो क्या करते थे, अनाजों में जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, इन सबको उगाते थे, और खासकर जो मक्का वगैरह है उनको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो। अब हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख केंद्रों में से एक था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख केंद्रों में से एक ये था, और पहला कौन सा था? हड़प्पा खुद।
तो ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या है? जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये रहा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब ये जो मोहनजोदड़ो है, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इसके दो पार्ट हैं, एक तो हो गया दुर्ग और एक हो गया निचला शहर, जो आगे अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यानी हम जो इसके अर्थ की अगर मैं बात करूं कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ निकलता है, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? मृतकों का टीला। यह जो मोहनजोदड़ो है, पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, उधर एक लरकाना जिला है, ठीक है, तो वहाँ पर ये स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो कि दो भागों में डिवाइड है, कौन कौन से? दुर्ग और निचला शहर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये आ गया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये रहा दुर्ग और ये रहा निचला शहर, ठीक है। अब ये जो दुर्ग और निचला शहर है, इन दोनों की किलेबंदी की गई थी। जो दुर्ग है, इसको थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया था, इस वजह से ये थोड़ा ऊंचा लगता था। और जो दुर्ग है, आकार में बेशक से दुर्ग से बड़ा था, लेकिन ये थोड़ा नीचे था। और यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे, जैसे किसान हो गए, शिल्पकार हो गए, और इसके अलावा जो हम मजदूर वगैरह कह सकते हैं, वो लोग यहाँ रहते थे। जबकि जो दुर्ग है, दुर्ग में बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते थे, ठीक है, मंत्री लोग रहते थे। अब देखिए, दुर्ग आकार में छोटा था, जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं, आकार में क्या है? छोटा है। दुर्ग को चारों ओर दीवारों से घेरा गया था। अब जो दुर्ग है, उसको चारों ओर दीवारों से घेरा गया था, और यही इसकी घेरेबंदी इसको निचले शहर से अलग करती थी, ठीक है। अब आते हैं निचला शहर के बारे में थोड़ा देखते हैं। निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था, जो कि मैंने पहले बताया कि ये देखिए आकार से ही लग रहा है दुर्ग से बहुत बड़ा है ये, ठीक है। और यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। दुर्ग के बारे में थोड़ी एक्सेप्शंस हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि हर जगह इसकी किलेबंदी की गई थी, जैसे अभी हम देखेंगे। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी एक तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं, मतलब थोड़ा अंतर भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह जो दुर्ग है उसको एक जैसा ही बनाया गया है। धौलावीरा तथा लोथल, गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। जो पूरी बस्ती थी वो क्या थी? किलेबंद थी, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। अब जो शहर के कई हिस्से थे, उनको भी क्या किया गया था? दीवारों के माध्यम से घेरकर उनको अलग कर दिया गया था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि जरूरी नहीं था कि ये जो दुर्ग है हमेशा दीवारों से ही घेरा गया था। जैसे कि लोथल में, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो वहां पर क्या था? जो दुर्ग है वो ऊंचाई पे तो बना था, लेकिन उसको घेरा नहीं गया था, ठीक है। अब जो ये दुर्ग था, इसकी एक और विशेषता थी। क्या वो विशेषता थी? इसकी जल निकास प्रणाली। उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले अब देखते हैं नालों का निर्माण। अब देखिए, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं आजकल, ठीक है। हम गांव वगैरह में जाते हैं, या कई बार हम शहरी क्षेत्रों में भी अगर हम दौरा करें, जो पिछड़े हुए हैं थोड़े बहुत, अगर हम देखें वहाँ पे जो नालियाँ हैं वो टूटी फूटी होती हैं, कच्ची ईंटों की होती हैं, बह रहा होता पानी उसमें से, ठीक है। उसी में जो सड़क है, सड़क के ऊपर भी पानी बह रहा है। लेकिन हड़प्पा में देखो, जो ये नाले हैं, ये देखिए, ये जो नाले हैं देखिए कितना बड़ा है, और पक्की ईंटों से बना हुआ है, और अंडरग्राउंड है, ठीक है। हम आज भी देखते हैं, जैसे हमारे आसपास जो क्षेत्र हैं, या हम अपने आसपास की गलियों में भी देखें, जो नालियाँ होती हैं खुली होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो नालों की संरचना है वो कैसे है, ठीक है। अब सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। अब ग्रिड पद्धति को जानने से पहले एक बार देखिए, ग्रिड पद्धति होती क्या है। ग्रिड को वैसे हम ये कह सकते हैं जाल टाइप। जाल टाइप क्यों कहेंगे वो देखिए। अब जैसे मान लीजिए जो सड़क है, ये सड़क है, इसके जो नालियां हैं इसको समकोण पर काटती हैं, या कह लो एक जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। अब अगर हम दूर से इसको देखें, ये हमें कैसा लगेगा? एक जाल की तरह। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में क्या है, जो सड़कें हैं
वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, जो गलियां हैं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। तो इस वजह से ये एक जाल टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसी वजह से उसको हमने क्या कहा, ग्रिड पद्धति। ठीक है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा संभव है, हो सकता है, जैसे हम अनुमान लगाते हैं, ऐसा संभव है कि ये जो गलियां हैं और ये नालियां हैं इनको पहले बनाया गया हो और फिर बाद में घर बनाया गया हो। ठीक है, ताकि जो स्ट्रक्चर है या जो कह लो हम नगर नियोजन जो इनका था बहुत अच्छा था। ठीक है, जो नगर नियोजन था बहुत अच्छा था, इसी वजह से इन्होंने क्या करा, पहले नालियों को बनाया, फिर गलियों को बनाया और फिर बाद में भवनों को बनाया, ताकि ज़्यादा रश ना रहे और गलियां चौड़ी भी बने और जो नालियां हैं उनमें पर्याप्त पानी भी आ जा सके। घर की किसी एक दीवार को क्या होता था, नाली वाली दीवार से सटा होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए घर की कोई एक दीवार है, वो नालियों से सटी होनी चाहिए थी, जिससे घर का जो जितना भी गंदा पानी हो वो गली की नालियों में बह जाए। ठीक है, तो प्रत्येक घर की एक दीवार को नालियों से सटा होना चाहिए था, जिससे क्या हो, घर का जितना भी गंदा पानी है वो गली की नालियों में बह जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दुर्ग। अब हमें दुर्ग पे कुछ संरचनाएं भी ली हैं। ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे एक था माल गोदाम। क्या था, माल गोदाम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, माल रखने के लिए गोदाम या अनाज वगैरह रखने के लिए गोदाम। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो माल गोदाम है इसकी जो छत है वो किससे बनी थी, लकड़ी से, क्योंकि समय के साथ हो सकता है उसको दीमक वगैरह खा गई हो या हो सकता है वो सड़के खत्म हो गई हो, क्योंकि हमें उसके अवशेष वगैरह इतने मिले नहीं हैं, तो हो सकता है वो क्या हो, लकड़ी की बनी हो, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। फिर आता है विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार एक तरह के स्विमिंग पूल था, जो कैसा था, आयताकार था। कैसा था, आयताकार। अब ये आयताकार स्विमिंग पूल की कुछ विशेषताएं थी। हो सकता है ये जो आयताकार स्विमिंग पूल था इसको क्या किया जाता था, विशेष अनुष्ठानों या कह लो विशेष प्रयोजन के लिए इसका यूज किया जाता था। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे इसमें उत्तर एवं दक्षिण की दिशा से नीचे एकदम तल तक यानी एकदम ग्राउंड तक जाने के लिए क्या थी, स्टेयर्स बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी। और इसके चारों तरफ गलियारे थे और दो गलियारे के साइड, चार इस साइड और चार इस साइड वॉशरूम बने हुए थे। ठीक है, ये चारों ओर क्या था, गलियारा था। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ चार चार क्या बने थे, वॉशरूम बने हुए थे। और यहाँ एक क्या होता था, एक नाली होती थी जहाँ से ये पानी बहकर निकलता था, और ये पानी इसमें से कहाँ निकलता था, एक बड़े नाले में जाकर खाली होता था। तो जब इसको भरा जाता था तो क्या किया जाता था, यहाँ ईंटें और जिप्सम के गारे का यूज़ करके इसको ब्लॉक कर दिया जाता था ताकि इसमें पानी भरा जा सके। और जब इसको खाली करना होता था तो इसको खोल देते थे और इसका सारा का सारा पानी क्या होता था, नाले में बह जाता था। ठीक है, अब गृह स्थापत्य की बात करूं तो गृह स्थापत्य का मतलब क्या है, भवन निर्माण। जैसे हम आजकल शहरों में रहते हैं तो शहरों में भी हमारे कुछ विशेष प्रकार के घर पाए जाते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी क्या था, विशेष प्रकार के घर पाए जाते थे। अब वो कैसे घर थे उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे जो घर होते थे उनके जो आंगन होते थे, आंगन के चारों ओर क्या थे, कमरे बनाए होते थे। ठीक है, आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे और जो आंगन होता था बहुत बड़ा होता था। क्या होता था, बहुत बड़ा होता था। हो सकता है वो आंगन का यूज किस लिए करते हो, जैसे ये आंगन है। ठीक है, आंगन का यूज हो सकता है वो रसोई टाइप कर लेते हो, आंगन में ही खाना बना लिया, आंगन में ही कोई अनाज वगैरह सुखाना है तो अनाज वगैरह सुखा लिया। और जो आंगन होता था और जो मुख्य द्वार होता था, मुख्य द्वार से आंगन दिखाई नहीं पड़ता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है प्राइवेसी वगैरह को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो। ठीक है, और हर घर में पक्की ईंटों का स्नानागार होता था। जैसे हम आज भी गांव वगैरह में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर जो बाथरूम होते हैं कच्चे होते हैं, या कई लोग क्या करते हैं घर वगैरह को या टाट पल्ली बिछा के बाथरूम बना लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा गरीबी है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखो तो हड़प्पा सभ्यता में इतनी ज़्यादा विकसित थी कि यहाँ पे जो बाथरूम वगैरह बने थे वो भी क्या थे, कैसे थे, पक्की ईंटों के बने होते थे। पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंध किया गया था।
जो पानी की निकासी यानी जो गंदा पानी है वो निकल सके, तो इस वजह से हर घर में नालियों का प्रबंध होता था। और प्रत्येक जो घर होता था उसकी कोई ना कोई एक दीवार वो क्या होती थी, नाली से या कह लो सड़क के किनारे से सटी होती थी, ठीक है, ताकि जो नाली है वो उसमें मिल सके और जो घर का गंदा पानी है वो सड़क की गलियों या नालियों में जा सके, ठीक है। फिर आता है निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। अब निचले कमरों में खिड़कियां यानी जैसे मान लो बेसमेंट का कमरा है, उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। क्यों? हो सकता है वो अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो सकता है वो अपनी एकांतता को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हो, ठीक है। तो ये था। और स्नानागार की नालियाँ बाहर गलियों के नालियों से जुड़ी होती थी। कई घरों में सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं, ठीक है, जैसे घर है, घरों में क्या है, सीढ़ियाँ पाई गई हैं। हो सकता है, इससे हमने अनुमान लगाया है कि हो सकता है वहाँ पे जो मकान है वो क्या हो, 2 मंजिला हो या बहुमंजिला भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अकेले मोहनजोदड़ो में ही 700 अलग अलग कुएं प्राप्त हुए हैं, कुएं, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो कुओं की संख्या है वो कितनी है, लगभग 700, ठीक है। और ये जो कुएं होते थे वो कहाँ पर होते थे भाई, ये आंगन के बाहर वाले कमरे में, ताकि कोई राहगीर आता जाता हो और आते जाते अगर उसे प्यास लगे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए वो कुएं का पानी का इस्तेमाल कर सके। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा इसके लिए लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि हम इसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियोज़ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। सी यू सून।